तो हेलो फ्रेंड्स, और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। तो आपको वो 3 लॉ स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो हम एक एक लॉ को वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ है, अ बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। मतलब अब जो बॉडी है वो जिस भी स्टेट में है, या तो स्टेट ऑफ मोशन में मतलब चल रही है कंटिन्यूअसली एक स्पीड से, या तो वो रेस्ट में है मतलब रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो वो ऐसे ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल कि कोई उस पर फोर्स लगाए, एक अनबैलेंस फोर्स लगे उस पर। तभी कि अगर वो मोशन में है तो उसे रोकने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर वो रेस्ट पे है तो उसे चलाने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अभी हम समझ लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस और बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। तो बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए ये एक कार है और इसको यहां से एक फोर्स मिल रही है 15 न्यूटन की, और सेम 15 न्यूटन की फोर्स उसे आगे से मिल रही है। तो दोनों तरफ से उसे 15 न्यूटन की फोर्स मिल रही है। तो क्या ये कार आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्या ये कार पीछे भी जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो ये होती हैं बैलेंस फोर्सेस, द फोर्सेस विच कैंसिल ईच अदर आउट। मतलब एक दूसरे को वो कैंसिल कर देती हैं। अब हम देख लेते हैं बैलेंस फोर्सेस का एक और एग्जांपल। तो अगर ये कार मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, तो यहां पर इसके पीछे एक 15 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है और आगे 15 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है। पर क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ना तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, ये कॉन्स्टेंटली वैसे ही मूव करती हुई जाएगी। तो ये है बैलेंस्ड फोर्सेस का एक और एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। तो अब हम एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये कार स्टेशनरी है और यहां से 17 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और यहां से 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये कार किस तरफ जाएगी? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से 2 न्यूटन स्ट्रॉन्गर है। ये वाली फोर्स है 17 न्यूटन, ये वाली फोर्स है 15 न्यूटन। तो 17 माइनस 15 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन की फोर्स इस कार को आगे की तरफ पुश करेगी, तो ये कार आगे बढ़ने लगेगी, आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी। तो ये होती है एक अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम देख लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स का एक और एग्जांपल। अगर ये कार कांस्टेंट मोशन में है और यहां पर 15 न्यूटन है, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, पर अब ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया तो यहां पर 20 न्यूटन की फोर्स हो गई और यहां पर 15 न्यूटन की। तो 5 न्यूटन की फोर्स से और तेजी से आगे धकेलेगी, तो ये कार की स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही थी, तो जब ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया और ये वाली फोर्स 20 न्यूटन हो गई, तो ये कार 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर तो तेज हो जाएगी इसकी स्पीड कार की। तो ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स का एक और एग्जांपल। और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। तो हमने अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस फोर्स क्या होती है ये तो हमने सीख लिया है, पर इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? अगर हम इस डेफिनेशन को एक वर्ड में समराइज करना चाहें तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया 2 टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो हम इन दोनों को भी वन बाय वन देख लेते हैं। तो अब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो पहले हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर एक टॉय कार ले रहा हूं और उसके ऊपर मैं एक टॉय ब्लॉक रख रहा हूं। तो अगर ये कार सडनली मूव करने लगे तो क्या होगा? चलिए ट्राई करते हैं। अगर ये कार सडनली मूव करती है, जैसे आपने देखा, ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ये इनर्शिया की वजह से होता है, और इसे हम स्पेसिफिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, क्योंकि जो ये ब्लॉक है ये अपनी पोजीशन पे रहना चाहता था, इसीलिए ये यहां से जब कार मूव करी ये उसके साथ साथ नहीं मूव हुआ, ये इसे अपनी पोजीशन पे रहना था, इसलिए कार आगे चली गई, नीचे गिर गया। तो इसकी वजह से हुआ ये, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन देखते हैं। अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन को समझ लेते हैं, वही सेम कार और वही सेम ब्लॉक लेके। तो अगर अब इसके लिए ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं
और एकदम से कार रुक जाए तो ये ब्लॉक आगे की तरफ लुढ़क जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्योंकि तो जब ये कार और ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, और जब ये कार रुकी तो कार रुक गई, पर ये जो ब्लॉक था इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन था, मतलब ये चाहता था कि मैं आगे ही बढ़ता रहूं। तो जब ये कार रुक गई, ये ब्लॉक नहीं रुकना चाहता था, तो ये आगे बढ़ गया और ये नीचे गिर गया। तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम समझ लेते हैं न्यूटन की सेकेंड लॉ। तो ठीक है, अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अब हम इस डेफिनेशन का मतलब समझ लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब mv माइनस mu बाय टी, क्योंकि रेट ऑफ, अब हमने ये क्यों लिखा है mv माइनस mu? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाता है चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब उसके आगे लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल होता है, टू द अप्लाइड फोर्स, तो उसे हम F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रोपोर्शनल सिंबल है इसे हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, F इक्वल्स के हमने कांस्टेंट मान लिया है, इनटू यही सेम चीज mv माइनस mu बाय टी। तो जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया तो इस k की वैल्यू 1 आई, तो ये तो इक्वेशन सिंपली यही हो जाती है, F इक्वल्स mv माइनस mu बाय टी। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो ज्यादातर वही इक्वेशन सुनने में आती है कि न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन F इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को हम मास इंटू एक्सेलरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम m कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो मास इंटू, और अंदर क्या बचेगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो अब v माइनस यू बाय टी क्या होता है, v माइनस यू बाय टी होती है एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, F इक्वल्स ma। तो ये हो गया F इक्वल ma, जो है न्यूटन का सेकेंड फॉर्मूला इन इट्स मोस्ट फेमस फॉर्म, फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसे अब हम विजुअली समझ लेते हैं। तो अब हम न्यूटन की सेकेंड लॉ को, F इक्वल्स ma को हम विजुअली समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये दो डंबल हैं, 3 किलो के हैं दोनों। तो अगर हमें इन दोनों को सेम एक्सेलरेशन देनी है तो हमें इन दोनों पे सेम फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मास तो सेम ही है। तो अगर हमें सेम एक्सेलरेशन देनी है तो हमें सेम फोर्स लगानी पड़ेगी। पर अगर हमारे पास इस डंबल की जगह ये बड़ा वाला डंबल हो, ये 10 किलो वाला, तो हमें अगर इन दोनों को सेम एक्सेलरेशन देनी है तो हमें इस पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और इस पे कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो हमें इस पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया मास का। और अगर यहाँ पर मास इन दोनों का सेम है तो अगर हमें इसे ज्यादा एक्सेलरेशन देनी है तो हमें इस पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर हमें इसे ज्यादा एक्सेलरेशन देनी है तो हमें इस पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यही है दो फैक्टर्स इस इक्वेशन के, F इक्वल्स ma डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, जो हमने अभी समझ लिया। तो अब हम न्यूटन की थर्ड लॉ समझ लेते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मतलब अगर हम किसी भी चीज पे हम अपनी फोर्स अप्लाई करें तो वो चीज भी हम पर वापस अपनी फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम न्यूटन की थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है गन। मेरे पास एक रियल गन नहीं है, इसलिए मैं टॉय गन से आपको समझाऊंगा। तो अगर आप एक रियल गन लें और अगर आपने उसे कभी भी चलाया हो तो आपने देखा होगा कि तो जब भी आप बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट के फायर होने के बाद गन पीछे मूव करती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है न्यूटन की थर्ड लॉ की वजह से।
क्यों? क्योंकि जो गन है वो बुलेट पे एक फोर्स अप्लाई करती है और बुलेट उस पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, जिससे गन पीछे जाती है। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि गन भी सेम वेलोसिटी से क्यों नहीं पीछे जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गन का मास उस बुलेट से ज्यादा होता है, तो इसीलिए गन को कम वेलोसिटी मिलती है, पर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। तो अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब अपने सेकेंड एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं एक नॉर्मल बॉल। तो अगर आपने कभी भी बॉल से खेला होगा तो अगर आप बॉल को नीचे फेंकते हैं तो बाउंस होती है, बिल्कुल इस तरह से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो बॉल ग्राउंड पे एक फोर्स अप्लाई करती है और ग्राउंड उस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वापस बॉल ऊपर आती है। तो ये भी एक है एग्जाम्पल एक्शन और रिएक्शन का, न्यूटन की थर्ड लॉ का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे या हमारे मेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं। आपको हमारा मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।